हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। सारे देश के टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन में मरकज़ में 250 फॉरेनर्स थे और तकरीबन 1500 और लोग थे, उसका ज़िक्र हो रहा है। मैंने देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या लॉ है, इस पे 6 मार्च को पहला वीडियो बनाया था। फिर 22 मार्च को एक और वीडियो बनाया जिसमें आपको क्वारंटाइन के बारे में लॉ, उसकी वायलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और नेशनल डिज़ास्टर एक्ट के बारे में बताया। आज ज़रा सा ये तबलीगी जमात का क्या रोल रहा कोरोना वायरस के फैलने के सिलसिले में, इसके सिलसिले में बात होगी। गो कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से कुछ लोग इसको कोरोना जिहाद कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरे कंट्री में फैला दिया गया। ये समय जब देश इतनी ज़बरदस्त इमरजेंसी से डील कर रहा है, इस तरह से कम्युनलाइज करने के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखें कि दुनिया भर में मज़हब जो है वो कितना अहम है। 4.5 बिलियन लोग दुनिया में जो 4 मेजर रिलीजन्स हैं उनमें से किसी एक को मानते हैं। रिलीजन के सिलसिले में कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट बहुत कोट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूं। रिलीजन इज इंडीड द सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड अ सेल्फ स्टीम ऑफ मैन हु हैज आइदर नॉट येट वन थ्रू टू हिमसेल्फ और हैज ऑलरेडी लॉस्ट हिमसेल्फ अगेन। रिलीजियस सफरिंग, ये 1843 का मार्क्स का एक पासिंग स्टेटमेंट है, किताब का लिख रहे थे उसमें। रिलीजियस सफरिंग इज एट द वन एंड सेम टाइम द एक्सप्रेशन ऑफ रियल सफरिंग एंड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रियल सफरिंग। रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रिएचर, द हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ड एंड द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन। इट इज द ओपियम ऑफ द पीपल। नशा है ये, अफीम की तरह का नशा है मजहब। मजहब और रैशनैलिटी, मजहब और साइंस, इनमें हमेशा एक लड़ाई और एक झगड़ा रहा है। अभी हमने देखा कि किस तरह से हिंदू महासभा का आयोजन हुआ 14 मार्च को, और उसमें चक्रपति महाराज जी जो है वो लोगों के ऊपर और अपने ऊपर भी गौमूत्र और गौ का गोबर लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम ट्रंप को भी भेजेंगे और हम अपने प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। ये जो मजहब है इसमें और साइंस में कितनी लड़ाई रही, कितने साइंटिस्ट को जला दिया गया यूरोप में। इस बात तक पे लड़ाई रही कि मजहब ये कहते थे कि सूरज ज़मीन के चारों तरफ घूमता है, और साइंस ने ये पाया कि जो अर्थ है ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है। तो मजहब यकीनन रैशनैलिटी का नाम नहीं है, मजहब ब्लाइंड बिलीफ्स का नाम है। और जो मजहबी नेता होते हैं उनकी बातें आवाम ज़्यादा मानती है, मेरी बात तो कम ही सुनते हैं। चाहे मौलाना हो, चाहे पुजारी हो, चाहे प्रीस्ट हो, उनकी बात ही ज़्यादा मानी जाएगी। आप ये देखिए कि साउथ कोरिया में एक चर्च से फैला कोरोना वायरस, 6000 से ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए। 65% वो थे जो उस चर्च में गए या उस चर्च में जाने वाले किसी आदमी से कांटेक्ट में आए। अब हमारे यहाँ लॉ में जब कोई केस फाइल करते हैं तो एक पहले देते हैं हम डेट्स, तो यहाँ पे भी डेट्स को समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि 13 मार्च को लव अग्रवाल जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब तक देश में 81 केसेस हो चुके थे, 16 इटालियन थे, 1 कैनेडियन था, और उन्होंने कहा देयर इज नो हेल्थ इमरजेंसी, नो नीड टू पैनिक। 13 मार्च को ही दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डर इशू करती है कि सेमिनार नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन रिलीजियस कांग्रीगेशन को उसमें नहीं इंक्लूड किया गया। यानी रिलीजियस कांग्रीगेशन
13 तारीख को अलाउड था। तबलीगी जमात का ये कॉन्ग्रीगेशन, ये इवेंट 13 से लेके 15 मार्च तक रहा। अब आप ये देखिए कि गोल्डन टेम्पल नहीं बंद किया गया बहुत दिन तक। योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लॉकडाउन 21 डेज का अनाउंस कर चुके हैं। वो अयोध्या चले जाते हैं कुछ लोगों के साथ और फिर वहां पर वो पूजा अर्चना सारी चीजें होती हैं। आप ये देखिए कि शिवराज चौहान ओथ लेते हैं 23 मार्च को और वहां पे भी एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है, उनके सपोर्टर्स वहां मौजूद हैं। 16 मार्च तक तिरुपति टेम्पल में हर घंटे 4000 डिवोटी जा रहे थे। 16 मार्च तक सिद्धि विनायक टेम्पल बंद नहीं किया गया। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर टेम्पल बंद नहीं किया गया। 18 मार्च तक वैष्णो देवी टेम्पल बंद नहीं किया गया। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ टेम्पल बंद नहीं किया गया। 17 मार्च तक शिरडी साईं बाबा टेम्पल बंद नहीं किया गया। जो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की बात आएगी वो 19 तारीख को आएगी, जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि 22 तारीख को आप जो है जनता कर्फ्यू लगाएं और शाम में थाली बजाएं और ताली बजाएं। और आपने उस दिन भी शाम का क्या मंजर देखा कि ताली बजाने का एक इवेंट बन गया और लोग सड़कों पे निकल आए और गाने गाने लगे, ताली बजा बजा के गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना। वो तमाशा आपने देखा। पार्लियामेंट के सेशन को खत्म नहीं किया गया और बीजेपी के एमपी दुष्यंत सिंह, जिन्होंने कनिका की पार्टी अटेंड की थी, वो पार्लियामेंट चले गए और उसके बाद पार्लियामेंट के कई एमपीज जो उनसे कांटेक्ट में आए वो उससे इफेक्ट हो गए। राष्ट्रपति जी ने एक एमपीज की पार्टी रखी, उसमें भी ये लोग शामिल थे। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो रिलीजियस लोग हैं और जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो चलती रही 24 मार्च तक। 24 मार्च को अनाउंसमेंट हो रहा है नेशनल लॉकडाउन का। 25 मार्च को जो तबलीगी जमात के जिम्मेदार लोग हैं वो एसएचओ को, पुलिस स्टेशन जो बराबर में है, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने लोग हैं और अब आप उनके फॉरेनर्स इतने हैं, उनके लिए इंतज़ाम करें। बसेस का अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया, व्हीकल्स का, ड्राइवर्स का कर लिया। परमिशन मांगी, वो परमिशन नहीं मिली। वो कमिश्नर से भी मिले पुलिस के। यानी कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि जब बिल्कुल सब मामला 24-25 के आसपास तक हो रहा है तब ये लोग वहाँ जमा नहीं हुए। ये पहले से जमा थे। जब जमा हुए थे, जमा होना मना नहीं था, प्रोहिबिटेड नहीं था। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन मना नहीं था। उस रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन के बाद ये लोग वहां पर स्ट्रैंडेड रहे। पुलिस जो है वो बड़ी सख्त निगाह रखती है मरकज तबलीगी जमात पर। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा जी के ज़माने में उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगाया कि भाई ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से और जगह जाते हैं, कोई 3 दिन के लिए, कोई 40 दिन के लिए और 3 महीने के लिए। तो इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि हमने बहुत गौर से इनको सुन लिया, देख लिया, बात कर ली, इनसे कोई राष्ट्र को ख़तरा नहीं है तबलीगी जमात से, क्योंकि ये इस दुनिया की बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए जो और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो तबलीगी जमात का क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि तबलीगी जमात में अपना घर बार छोड़ दे, गो के अपने पैसे खर्च करके लोग जाते हैं, इनकी कहीं कोई फंडिंग नहीं होती, ये अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे लोगों का ये ख्याल है कि आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई, अपने जॉब पे ज़्यादा ध्यान दें, वो भी एक धर्म का ही कार्य है। तो इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी कि ये या तो ज़मीन के नीचे की बात करते हैं कि कब्र में कौन सा बिच्छू आएगा, कौन सा सांप आएगा, कैसा अजाब होगा, क्या क्या पाप लगेगा, यानी इस धरती की बात नहीं, धरती से नीचे की बात करते हैं, या आसमानों से ऊपर की बात करते हैं कि जन्नत, हेवन, स्वर्ग में ये मिलेगा वो मिलेगा अगर आप अच्छे काम करें। तबलीगी जमात को समझ लें थोड़ा सा, 1927 में ये बनी है और तबलीगी जमात के जो इस वक्त
सबसे बड़े करने वाले हैं मौलाना साद कंधालवी, वो खुद बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। 2016 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मक्का मदीना के बाद जो मुसलमानों का थर्ड होलीएस्ट प्लेस है वो मरकज़ है निज़ामुद्दीन का। भोपाल में ये उनकी स्पीच हुई। देवबंद ने इस पे उनके खिलाफ फतवा दिया कि वो मिसगाइडेड हैं, गुमराह हैं, इस्लाम का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। फैक्ट भी यही है कि इस्लाम के जो 3 मेजर रिलीजियस प्लेसेस हैं मोस्ट सेक्रेड, वो मक्का, मदीना और जेरूसलम है। ये तो 20वीं सदी की उपज है। लेकिन तबलीगी जमात कोई कन्वर्जन नहीं करती नॉन मुस्लिम्स का। तबलीगी जमात का काम मुसलमानों को बेहतर रिलीजियस मुस्लिम बनाना है। इसलिए नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, ईश्वर का नाम कैसे जपना चाहिए, इस पे इनका फोकस रहता है। फिर बाद में मौलाना साद ने रुजू किया, माफ़ी मांगी, उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई। उनका एक और स्टेटमेंट कि मोबाइल अगर आपकी जेब में है तो आपकी नमाज नहीं होती, उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। उनका एक तीसरा स्टेटमेंट कि मोबाइल पे अगर इस्लामिक ऐप या कुरानिक ऐप भी है तो ये ऐसे है जैसे फॉर्निकेशन, जिना। ये थोड़ा मौलाना जो हैं ये ओल्ड स्कूल के मुझे मालूम पड़ते हैं। इनकी ज़रा सोच उतनी लिबरल नहीं है जो एक मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर की होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश का संविधान जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपको ब्लाइंड बिलीफ्स रखने की इजाज़त देता है। कुछ पार्ट ऑफ ब्लाइंड बिलीफ्स जो हैं वो यहां मैं समझता हूं कि इस वक्त इनके बीच में आ गई। अब मौलाना अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं कि अगर तुम मुसीबत में हो तो अल्लाह का घर ना छोड़ो, जबकि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का बिल्कुल साफ ये आदेश है कि अगर कोई बीमारी फैली हुई है, कोई बहुत बारिश हुई हुई है, अपने घर से ना जाओ, अपने घर में ही नमाज पढ़ो। मजहब में ये भी बड़ी चीज होती है कि जो कुछ कहना चाहता है उसको कोई ना कोई दलील, कोई ना कोई सबूत रिलीजन से मिल जाता है। इसीलिए रिलीजन्स में इतने ग्रुप्स होते हैं। अब आइए जरा चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि यहां पर तबलीगी जमात के लोगों से कोई एक अनइंटेंशनल मिस्टेक हो गई है। ये अनइंटेंशनल मिस्टेक इसलिए हुई कि उनकी ये बिलीफ थी मौलाना साद की कि अगर आप अल्लाह के करीब हैं, मस्जिद में हैं, तो आपसे ये बीमारी चली जाएगी। आप ज़रा सोचिए कि ये बिलीफ गलत हो सकती है। बहुत सी रिलीजियस ब्लाइंड बिलीफ सुपरस्टिशंस पे बेस्ड है। तबलीगी जमात की जो किताब है फ़ज़ाइल आमाल, उसके बारे में भी इस्लामिक स्कॉलर्स में बड़ा डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं उसमें बहुत सी ज़ईफ़ अनऑथेंटिक सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट आ गई हैं। कुछ लोग इस पे भी एतराज़ करते हैं कि उस किताब को कुछ ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उसको कुरान और हदीस के बराबर तक ला दिया गया। ये आपस में रिलीजियस डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। वो हर रिलीजन में है, मुसलमानों में भी हैं। ये रियल जो इसमें केस शुरू हुआ वो हुआ 17 मार्च को, 17 मार्च को, जब एक 49 ईयर ओल्ड का थाईलैंड से एक साहब आए थे। वो कोयम्बटूर के एयरपोर्ट पे जब उतरे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें एडमिट कराया गया। उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव निकला, लेकिन वो 7 लोगों के साथ आए थे। उनके इस ग्रुप ऑफ 7 में 2 लोगों का पॉजिटिव निकला और वहां से फिर ये मामला जो है ये शुरू हुआ। ज़्यादा इसमें मसला अचानक लॉकडाउन होने से हो गया और आप ये देखिए उस लॉकडाउन होने के बाद कई लाख लोग, माइग्रेंट वर्कर्स सड़कों पे आ गए। यहां 1500 लोग मौजूद थे। 1500 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इनके यहां मरकज में जगह तकरीबन 8-10 हज़ार लोगों की है। जो तस्वीरें अंदर से आई हैं मरकज की, उसे देख के मुझे थोड़ी इत्मीनान और खुशी हुई कि वहां पे लोग दूर दूर बैठे हैं। वहां पे डॉक्टर्स भी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इन्होंने अंदर से लोगों को बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि लॉकडाउन है, तो वो लोग अंदर रह गए। अब उनके सिलसिले में इतनी ज़्यादा गलत बातें मीडिया में करना और पूरा ब्लेम जो है कोरोना वायरस फैलने का उन पे रख देना, मैं ये समझता हूँ ये बात सही नहीं होगी।
अब जरा ये बात भी हम समझ लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या एडवाइजरीज नहीं है। पहले तो आप सोचिए कि जनवरी से लेके मार्च 3 तक 15 लाख लोग बाहर से इंडिया आए। उनमें से कितने लोग वायरस ले आए, घरों पे चले गए। अब ये एडवाइजरी आई है कि उन सब का टेस्ट होगा। कितना उनमें से लोगों का टेस्ट हुआ हमें नहीं मालूम। आपको मालूम है कि इंडिया बहुत कम लोगों का टेस्ट कर रहा है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इंडिया ने 3 मार्च को शुरू की। जो लोग 13 से 15 मार्च के लिए इवेंट के लिए इंडिया आ रहे हैं, यानी वो 3 मार्च के बाद अगर आए, ये 250 लोग जो मरकज में चले गए, कैसे चले गए, उनका एयरपोर्ट पे क्या टेस्ट हुआ था, इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रोका था। हमारे यहां अगर आप देखेंगे तो मार्च 8 की भी हमारी एडवाइजरी ये थी कि चाइना, ईरान, कोरिया, इटली और जापान लोग ना जाएं। हमारे यहां जो लोग इफेक्टेड एरिया से आ रहे थे, हम सिर्फ उन्हीं से स्क्रीनिंग कर रहे थे। आप ये सोचिए कि 16 मार्च को एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एडवाइजरी जारी की है, आपके स्क्रीन पे वो अभी नजर आएगी। उसमें भी 2 बातें हैं कि एक तो ये कि ये एडवाइजरी 18 मार्च से चालू होगी और इसमें यह कहा था कि कंपलसरी क्वारंटाइन होगा 14 दिनों का उन पैसेंजर्स का जो यूएई से, कतार से, ओमान से और कुवैत से आ रहे हैं, और दूसरे जो ट्रैवलर्स यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज से आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनको प्रोहिबिट किया गया 18 मार्च को। मैं ये समझता हूं, देखिए वैष्णो देवी में भी 400 लोग इसी तरह स्ट्रैंडेड फंस गए थे। साक्षी महाराज ने भी 23 मार्च को मथुरा में एक इवेंट कर लिया। उसी तरीके का ये एक मामला है। रेकलेसनेस इसमें हो सकती है, लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं था। मैं ये समझता हूं कि अगर आप हमारे लॉ को भी देखेंगे, जो सेक्शन 188 है कि किसी पब्लिक इंडियन पीनल कोड का किसी कोई डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन को डिसोबे किया गया, तो ये एक बेलेबल क्राइम है, यानी बेल हक है, जमानत 100% इसमें मिलेगी। नॉन कॉग्निजेबल है, इसका मतलब ये कि इसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं की जा सकती। फिर सेक्शन 269 है जो ये कहता है कि अगर किसी ने अनलॉफुली, नेग्लिजेंटली कोई ऐसा काम किया जो वो जानता था या रीजन टू बिलीव था कि उससे कोई इंफेक्शन फैल जाएगा, तो उसको 6 महीने की सजा होगी या फाइन होगा या दोनों होगा। इसमें भी जमानत हक है, लेकिन ये अब कॉग्निजेबल है, यहां अरेस्ट हो सकती है विदाउट वारंट। सेक्शन 270 इंडियन पीनल कोड का ये कहता है कि मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इंफेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, जो ये काम करेगा जानबूझ के और हैज रीजन टू बिलीव कि उसके इस एक्शन से फैलेगा, ये भी बेलेबल है, लेकिन यहां पे भी अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकती है। 271 डिसोबीडियंस की बात करता है क्वारंटाइन रूल की। फिर सेक्शन 51 है नेशनल डिजास्टर एक्ट का, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया डायरेक्शन का विदाउट रीजनेबल कॉज तो 1 ईयर और फाइन और बोथ। यहां पे इनका डिफेंस ये होगा कि भाई ये लोग मौजूद थे वहां पे, इनका वहां पे मौजूद होना मना नहीं था, इसलिए जो है ये लोग वहां फंस गए और इनको निकालने के लिए जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट को एफर्ट करना चाहिए था, वो इनफ एफर्ट नहीं हुआ। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग हुई है कोरोना वायरस और माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हर 10 लोगों में 3 लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। अब 2 बातें यहां पे ले लीजिए। सरकार खुद कह रही है कि 6 लाख लोग जो हैं वो शेल्टर में रखे गए हैं, यानी बहुत बड़ी भीड़, 1,500 से कई ज्यादा, 10-10 हजार, 20-20 हजार की भीड़ें रखी गई हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर की मैंने तारीफ की थी पिछले वीडियो में, 1000 बसेस का उन्होंने अरेंजमेंट किया, जबकि मैंने टिकट देखा ट्विटर पे, यूपी की बसेस ने बहुत महंगे किराए रखे, 680 रुपए का टिकट था, जबकि राजस्थान ने जो बसेस चलाई उसमें 0 फेयर रखा। एक बस में 60 लोग जाते हैं, अगर उनमें से 20 इन्फेक्टेड हैं तो बाकी बचे 40 के इन्फेक्ट होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत है। और अगर ये 1000 बस में 60,000 लोग गए हैं, यानी 20,000 लोगों के इन्फेक्शन फैलने की पॉसिबिलिटी है। ये सारा जो मामला तबलीगी जमात वाला है,
ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज किया जा रहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स सड़कों पे कैसे आ गए, क्यों उन्हें नहीं रोका गया, सरकार का कैसे फेलियर हो गया, उसको कवर अप कर दिया जाए। और सब चीज को कवर अप करने के लिए हमेशा अल्पसंख्यक एक बहुत ही अच्छा शील्ड प्रोवाइड करता है। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं कि जो रिलीजियस फिगर्स या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी रैशनैलिटी उतनी नहीं होती जितनी स्टेट के ओहदेदारों की होनी चाहिए। दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, येदुरप्पा जी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ा उन्होंने कांग्रेस के में एक डिफेक्शन करा के सत्ता में आए, और आप देखिए कि उन्होंने जो खुद अपना ऑर्डर किया था कि वेडिंग नहीं होगी और कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, सेमिनार नहीं होगी, वो अपने ही ऑर्डर की वायलेशन में बीजेपी के एक एमएलसी की बेटी की शादी में चले गए जहां 2000 लोग मौजूद थे, वहां उनके होम मिनिस्टर भी थे। देखिए, खुद अपने ही लॉ को वायलेट कर लिया। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन बरेली में जो माइग्रेंट्स लौट रहे थे, गरीब लोग, पुअर लोग, बच्चे थे उनमें, औरतें थी उनमें, उनके ऊपर केमिकल की बारिश कर दी गई, डिसइंफेक्टेंट की बारिश कर दी गई, सोडियम हाइपोक्लोराइट की लिक्विड ब्लीच की बारिश उनके ऊपर कर दी गई। उनकी बच्चों की आंखों से जो है में तकलीफ हो रही है। कुत्ते बिल्लियों को भी इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता जितना इंसानों को ट्रीट किया गया, और उसमें फिर बाद में डीएम साहब ने माफ़ी मांग ली, वो वहाँ ख़त्म हो गया। हम एक ही पैरामीटर रखें। अगर लॉ जो है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने पे एक है तो कार्रवाई सब जगह एक होनी चाहिए। अगर गैदरिंग पर पाबंदी है तो कार्रवाई सब जगह एक सी होनी चाहिए। अगर लोग फंस गए, और इसलिए फंस गए क्योंकि 21 मार्च को अचानक रेल ट्रेवल पे पाबंदी लग गई, उसके बाद 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हो गया। जनता कर्फ्यू खत्म नहीं हुआ था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। उसके बाद आपका 25 तारीख से नेशनल लॉकडाउन हो गया। मरकज में जो लोग दिल्ली में थे वो फंसे हुए लोग थे, वो लोग बाहर नहीं निकले लॉ की कंप्लायंस में, वो किसी एक बिल्डिंग के अंदर थे। अब जब ये हो गया कि कोई कहीं से ना निकले, उन्होंने लॉ वायलेट नहीं किया। वो हजारों लाखों माइग्रेंट्स जो सड़कों पे आ गए, उन्होंने लॉ वायलेट किया, लेकिन वो भी मजबूरन आए थे। मैं उनके भी विरुद्ध नहीं हूं। जब हमने अपना प्लान लॉकडाउन नहीं किया, अचानक एक पैनिक क्रिएट हो गया। लोगों को ये लगा कि अगर हमको मरना ही है तो अपने घर वालों के पास पहुंच जाएं। उसकी वजह से ये क्राइसिस हुई है। अब इस क्राइसिस में ब्लेम गेम से बाहर निकलना चाहिए। किसी एक कम्युनिटी, सेक्ट या रिलीजियस फिगर को डेमोनाइज करने के बजाय हम उनके कॉन्टेक्ट ट्रेस करके उनको टेस्ट करें और उसके बाद प्रॉपर मेडिकल एड उन तक पहुंचाएं। लॉ का जो काम है वो होता रहेगा। आप जरा इस बात को सोचिए कि ये लोग जो सड़कों पर आए, उनकी भीड़ इकट्ठी हुई, उस भीड़ को क्यों इकट्ठा होने दिया? मैं ये समझता हूं कि ये मामला जो है इस वक्त ब्लेम गेम से बढ़ के हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट बन गई है, किस डिस्ट्रिक्ट में तबलीगी जमात के मरकज से लोग पहुंचे हैं, उन सब की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उन सब के टेस्ट होने चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई कानून के तहत होगी वो हो जाएगी। 7-8 लोगों के खिलाफ FIR हो गई है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन किसी पूरी एक कम्युनिटी को या किसी एक रिलीजियस ग्रुप को ब्लेम दे देना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, फेसबुक और ट्विटर पे हमें लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।